नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशियो एलएलपी से। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम फिर से ऑप्शंस की बात करेंगे। पहले वाले वीडियोस में भी मैंने ऑप्शन के बारे में काफ़ी कुछ बताया, डेल्टा हेजिंग के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं वापस से कॉल और पुट ऑप्शन को लेमन लैंग्वेज की भाषा में आपको समझाना चाहूँगा, जिससे हम एक आम भाषा में समझ पाएँ कॉल और पुट ऑप्शंस होते क्या हैं। तो हम चालू करते हैं हमारे वीडियो को। तो ये कॉल और पुट ऑप्शंस भी आप किसी भी जो ऑप्शन मार्केट होता है वहाँ पे आप इन ऑप्शंस को या तो ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ज़्यादा आम तौर पे पुट ऑप्शंस का काफ़ी चर्चा होती है, तो हम मान लेते हैं एग्जांपल में हमारे पुट ऑप्शन है। अगर आपको पुट ऑप्शन ख़रीदना है, बेचना है, तो आपको ऑप्शन मार्केट में जाना पड़ेगा, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में उपलब्ध है। ठीक है, अब ये जो पुट ऑप्शन होता है, ये पुट ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो डायरेक्टली वो किससे लेता है? अपने अंडरलाइंग से। यानी पुट ऑप्शन का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता, उसका जो भी प्राइस है वो रिलेटेड होगा उसके अंडरलाइंग से। अब अंडरलाइंग क्या होता है? आप ये मान लीजिए कि ये TCS का शेयर है और ये पुट ऑप्शन है, तो ये TCS का पुट ऑप्शन हो गया। अब ये पुट ऑप्शन जो भी अपनी वैल्यू डिराइव करेगा, जो भी इसकी प्राइस होगी, वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी TCS की प्राइस से। यानी अगर TCS की प्राइस ऊपर नीचे जाती है तो इस पुट ऑप्शन की भी प्राइस वेरी करेगी। यानी इन दोनों में एक रिलेशन है। अपने आप में पुट ऑप्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो अंडरलाइंग से ही अपनी वैल्यू डिराइव करता है। इस तरह से हमारे यहाँ जो निफ्टी इंडेक्स है, जो अभी 11,400 11,500 चल रहा है, उस इंडेक्स के भी पुट ऑप्शंस बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा आजकल बाज़ार में काम होता है उनमें। तो उनके भी पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ मैं आलोक अग्रवाल हूँ और मैं पुट ऑप्शन को ख़रीदना चाहता हूँ, राइट है। तो सामने वाला मेरे को पुट ऑप्शन बेचेगा, राइट। तो देयर इज़ अ ऑप्शन सेलर एंड आई एम अ ऑप्शन बायर। तो मैं पुट बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये मैं पुट बाय करता हूँ तो मैं पुट सेलर से एक एग्रीमेंट होगा हम दोनों के बीच में, राइट। तो एक एग्रीमेंट होगा पुट सेलर और पुट बायर के बीच में। वो एग्रीमेंट क्या होता है? वो एग्रीमेंट ये होता है कि पुट बायर का एक राइट होता है। वो राइट क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड टाइम पे मैं अगर सेलर को पुट ऑप्शन जिस पे लिखा गया है वो अंडरलाइन का शेयर अगर दूंगा तो उसको खरीदना पड़ेगा। यानी मैं सेल करूँगा तो उसको बाय करना पड़ेगा। ये मेरा राइट है और उसका ऑब्लिगेशन है, राइट। इसको वापस से और एक एग्जांपल के थ्रू अब हम देखते हैं। मान लीजिए कि TCS का शेयर है और TCS का शेयर 2,000 रुपये चल रहा है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि ये TCS के शेयर की आगे प्राइस टूट सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आप को हेज करना चाहूँगा कि अगर TCS की प्राइस टूटे तो मेरे को नुकसान ना हो। तो मैं क्या करूँगा, TCS का 1,800 रुपये का एक ऑप्शन ले लूँगा। तो ये जो 1,800 रुपये का मैंने एक पुट ऑप्शन लिया है, ये 1,800 रुपये की क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसका क्या मतलब होता है वो भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने TCS जो अंडरलाइंग है उसकी वैल्यू 2,000 है, लेकिन हमने पुट ऑप्शन किसका लिया? 1,800 का। चूंकि मेरा पुट ऑप्शन अंडरलाइंग से नीचे की भाव के स्ट्राइक का है, इसलिए मैं इसे आउट ऑफ द मनी भी कहता हूँ। तो मैंने 1,800 रुपये का एक पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। अब ये जो पुट ऑप्शन मैंने बाय किया है तो किसी ने मुझे बाजार में सेल भी किया होगा, यानी हम दोनों ने एक एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं। तो वो एग्रीमेंट मेरे को क्या राइट्स देता है और उस पर क्या पाबंदियाँ लगाता है, हमें कैसे बांधता है, वो समझते हैं हम। इसका ये मतलब हो गया कि एक्सपायरी पे यानी प्री डिफाइंड टाइम पे, जैसे कि हमारे इंडियन बाज़ार में हर आखिरी थर्सडे, जो महीने का आखिरी थर्सडे होता है, उस पे एक्सपायरी होती है। तो अगर मैं इस महीने के आखिरी थर्सडे पे अगर TCS के शेयर उस ऑप्शन सेलर को दूंगा तो उसको लेने ही पड़ेंगे, राइट। ये मेरा राइट है। हो सकता है कि मैं ना दूं, और अगर लेकिन मैं दूंगा तो उसको खरीदने पड़ेंगे, राइट। वो मेरे को मना नहीं कर सकता, ठीक। तो किस कंडीशंस पे मैं उसको अपने शेयर्स TCS के देना चाहूँगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि मैंने जब पुट ऑप्शन ख़रीदा तो अपना स्टॉक 2,000 पे चल रहा था और मेरे पास 1,800 का ऑप्शन था, और एक्सपायरी पे इस शेयर के भाव 1,900 रुपये हो गए, राइट। तो 1,900 रुपये अगर इसके भाव हो गए तो मैं उस सेलर को कितने में बेचूँगा? ऑप्शन 1,800 रुपये में,
ठीक है, 1800 रुपये में उसे बेचूंगा, लेकिन मैं बाजार में 1900 रुपये में बेच सकता हूँ क्योंकि एक्सपायरी के दिन टीसीएस 1900 रुपये का हुआ है। तो इस केस में मैं उसे 1800 रुपये पे ये स्टॉक नहीं बेचूंगा। यानी जो मेरा राइट है कि मैं सेलर को शेयर्स दूंगा और उसको लेने पड़ेंगे, मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, तो वो पुट ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, यानी वो एक्सरसाइज नहीं होगा, बायर उसे एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि उसका मतलब नहीं बनता। ठीक है, हम इसी तरह से मान लेते हैं कि 1800 रुपये एक्सपायरी के दिन टीसीएस की वैल्यू थी। अब अगर टीसीएस की वैल्यू 1800 रुपये है एक्सपायरी पे, तो मेरा क्या है, अगर मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता हूं जो कि मेरे पास है, तो मैं सेलर को 1800 रुपये में वो ऑप्शन वो शेयर दूंगा और उसको लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी भी बाजार में 1800 रुपये में बेच सकता हूं। तो अभी भी मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं उसे ऑप्शन को एक्सरसाइज करूं और सेलर को ऑब्लिगेट करूं कि भाई तू मेरे शेयर टीसीएस के ले ले। लेकिन अगर अब प्राइस 1700 बंद होता है, यानी 1800 से नीचे जाके कहीं पे भी बंद होता है, लेट्स अज्यूम 1700 बंद होता है, तो एक्सपायरी के दिन अगर मैं बाजार में बेचता हूं तो मेरे को टीसीएस के शेयर के 1700 भाव मिलेंगे, लेकिन मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूं 1800 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन और सेलर को ऑब्लिगेट करता हूं कि भाई तेरे को मेरे टीसीएस के शेयर 1800 रुपये पे लेने पड़ेंगे, राइट। तो मेरे को 100 रुपये ऊपर मिल रहे हैं बाजार से। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि मेरे पुट ऑप्शन को मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो मैं जैसे ही अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, मैं पुट ऑप्शन पे अपने ब्रोकर को बोलूंगा कि भैया मैं अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता हूं। तो जो मेरा ब्रोकर होगा वो ऑप्शन सेलर को पकड़ेगा और उसको बोलेगा कि भाई आपको ये 1800 रुपये में शेयर लेने पड़ेंगे आलोक अग्रवाल से। तो इस तरह से मेरे को क्या हुआ कि बाजार में जो 1700 रुपये थे उससे मेरे को 100 रुपये ऊपर मिल गए, यानी मेरे को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि मेरे को बाजार में वो स्टॉक होल्ड करने से होता। अब सपोज कर लीजिए कोई परफेक्टली हेज चाहता है, मेरे पास 2000 का स्टॉक है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्राइस नीचे गई तो मेरे को कोई नुकसान नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा 2000 का ही पुट ऑप्शन ले लूँगा। अब जो मेरे पुट ऑप्शन की स्ट्राइक है वो 2000 है और बाजार भी 2000 पे चल रहा है, तो इसे कहते हैं एट द मनी का ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन आउट ऑफ द मनी का था, ये था एट द मनी का। अब इसमें क्या होगा, वही होगा, मेरे को पुट ऑप्शन एज ए पुट ऑप्शन बायर मेरे को फ़ायदा कब है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में, जब बाजार के भाव मेरी स्ट्राइक प्राइस से नीचे हों। अब बाजार के स्ट्राइक प्राइस मेरी 2000 है, ठीक है, मान लेते हैं 1950 पे टीसीएस एक्सपायर होता है एक्सपायरी पे, ठीक है। तो मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा जो हमने पिछले एग्जाम्पल से लर्निंग करी है। तो मेरे को कैसे फ़ायदा होगा, ठीक है, बाजार में भाव चल रहे हैं 1950, ठीक है, मैं बाजार में 1950 में टीसीएस के मेरे शेयर बेच सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता हूं तो सेलर ऑफ ऑप्शन को मेरे से शेयर लेने पड़ेंगे 2000 रुपये में, राइट। तो और जब मैंने ये ऑप्शन बाय किया था जब भी स्टॉक 2000 रुपये का था, तो इस तरह से मेरे को कोई भी लॉस नहीं हुआ। प्राइस अगर रिड्यूस भी हुई मेरे ऑप्शन बाय करने के बाद या जब मैंने अपना शेयर्स को हेज किया तो मेरे को उसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक नुकसान ज़रूर होता है, मैं जब 2000 का पुट ऑप्शन जब टीसीएस 2000 चल रहा है तो उसको जो खरीदूंगा तो वो क्या होगा, मेरे को एक पैसे देने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने 50 रुपये में वो ऑप्शन खरीदा, तो वो 50 रुपये मेरी कॉस्ट लगी हैजिंग की, या मैं ऐसे मान लूँ कि टीसीएस कितना भी नीचे जाए मेरी 50 रुपये ही कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है। अब इस केस में सेलर की क्या रिस्क है, ऑप्शन बायर का, पुट ऑप्शन के बायर का ये राइट है कि जो भी उसकी स्ट्राइक है अगर उससे नीचे वो जाता है तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और अपनी पोजीशन को वो हेज कर सकता है। अब सेलर की रिस्क क्या होती है कि उसके पास राइट नहीं होता, उसका ऑब्लिगेशन होता है कि अगर बायर उसको शेयर्स देगा तो पुट ऑप्शन के सेलर को वो शेयर लेने पड़ेंगे। तो वो इस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए आपको एक प्रीमियम पे वो ऑप्शन देगा। यानी पुट ऑप्शन सेलर बोलेगा कि आलोक अगर तुम्हें 2000 का टीसीएस ऑप्शन चाहिए, चूंकि टीसीएस 2000 रुपये चल रहा है तो आपको मेरे को 50 रुपये देने पड़ेंगे। यानी बायर एज ए बायर मेरे को उसको 50 रुपये देने पड़ेंगे अपफ्रंट और उसको 50 रुपये अपने रिस्क को कंपनसेट करने के लिए मिलेंगे। उसकी रिस्क क्या है, उसकी रिस्क ये है कि कल को अगर बाजार में ये 1800 रुपये हो जाता है, 1900 रुपये हो जाता है, 1950 रुपये हो जाता है और 1600 रुपये हो जाता है, तो एक एक्सट्रीम केस लेते हैं, बाजार में टीसीएस 1600 रुपये का हो गया, लेकिन
मैं एज ए ऑप्शन बायर उस सेलर को 2,000 रुपये में स्टॉक दूंगा और उसको लेना पड़ेगा, तो उसको एक तरह से 400 रुपये का बाजार भाव से नुकसान हो रहा है। बाजार भाव से वो 400 रुपये ऊपर में माल ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्लिगेट है। मैं उसको अगर बोलूँगा तो उसको लेना पड़ेगा। और मैं क्यों नहीं बोलूँगा? जब मेरे पास 2,000 का पुट ऑप्शन है तो मैं अपने शेयर्स बाजार में 1,600 रुपये में बेचूंगा, लेकिन मेरे को पता है मैंने ये ऑप्शन पहले ही बाय कर रखा रहा था। मेरे लिए एक मार्केट है जहाँ पे मैं अभी भी इसे 2,000 रुपये में बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन बाय कर रखा था। तो ये पुट ऑप्शन से सेलर की इस तरह से रिस्क होती है कि प्राइस अगर नीचे जाती है तो सेलर को बहुत नुकसान लग सकता है। अब ये नुकसान की थोड़ी प्रोफाइल देख लेते हैं कि कितना नुकसान लग सकता है। अब ये मानिए जबकि मैं बायर हूँ और TCS का ऑप्शन 1,800 रुपये पे TCS की एक्सपायरी होती है और हमारे पास 2,000 का पुट ऑप्शन है, ठीक है। तो मेरे को कितने का फ़ायदा होगा? मेरे को फ़ायदा होगा 200 रुपये का। कैसे मेरे को 200 रुपये का फ़ायदा होगा? मान लीजिए कि मेरे पास TCS के शेयर थे ही नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 2,000 का जो TCS का पुट ऑप्शन बाय किया था, एक्सपायरी पे TCS के भाव 1,800 हो गए। जस्ट एक्सपायरी से पहले मैंने 1,800 रुपये के TCS के शेयर बाजार से खरीद लिए और जिसको मैंने ऑप्शन जिससे मैंने बाय किया था उसको 2,000 रुपये में बेच दिए। तो मेरे को 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। मैं बाजार से 1,800 रुपये में ले सकता हूँ क्योंकि बाजार में भाव 1,800 चल रहे हैं, और मैं उसको 2,000 रुपये में बेच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पुट ऑप्शन बाय है, मेरा राइट है और सेलर का ऑब्लिगेशन है। तो 200 रुपये मेरे प्रॉफिट हो गए। लेकिन मेरी जो स्टार्टिंग में प्रीमियम मेरी पॉकेट से लगा, जो मेरे को सेलर को देना पड़ा उसके रिस्क के लिए, वो 50 रुपये था। तो मेरा 150 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये 2,000 से नीचे जाएगा मेरे को प्रॉफिट लगेगा। लेकिन मान लेते हैं अगर 1950 TCS एक्सपायर होता है तो मेरे को क्या होगा? 1950 में मैं बाजार से शेयर लूँगा और उसको 2,000 रुपये में सेलर को दे दूंगा। मेरे को 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 50 रुपये तो मेरा इनिशियल कॉस्ट भी थी, या मेरा प्रीमियम जो पॉकेट से मैंने दिया वो भी था। तो 50 रुपीज़ मेरे को एक्सपायरी पे मिले, 50 रुपीज़ मेरे को अप फ्रंट प्रीमियम पॉकेट से देना पड़ा। तो मेरी टोटल कमाई 0 हो गई। यानी अगर एक्सपायरी पे 1950 रुपये से नीचे TCS जाता है तब मेरे को फ़ायदा होगा उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में। तो नीचे की तरफ अगर 1950 से नीचे ये स्टॉक जाता है तो मेरे को पैसा मिलेगा। मेरे मैक्सिमम रिस्क नीचे की तरफ कितनी है? 50 रुपये। यानी अगर 2,000 रुपये पे एक्सपायर हो जाता है तो मैं क्या करूँगा? अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूँगा क्योंकि मेरी स्ट्राइक 2,000 की थी और स्टॉक 2,000 रुपये पे एक्सपायर हुआ। मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है। मैं जब TCS मार्केट में 2,000 चल रहा है तो मैं TCS को 2,000 रुपये में बाजार में लूँगा और 2,000 रुपये पे उसको बेचूँगा क्योंकि मेरी स्ट्राइक जो ऑप्शन की है वो 2,000 की है। तो मेरे को फ़ायदा क्या हुआ? तो मैं उसे एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा। फालतू की ब्रोकरेज और दूसरे खर्चे लगेंगे तो उसको एक्सरसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं उठता। तो अगर TCS 2,000 रुपये पे बंद होता है तो जो कि पुट ऑप्शन 2,000 की स्ट्राइक का है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अगर TCS 2,000 से ऊपर होता है तो भी मेरे को एक्सरसाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। समझ लीजिए TCS 2,200 रुपये पे ख़त्म होता है एक्सपायरी पे, मेरे पास TCS का 2,000 का पुट ऑप्शन है। अब मैं क्या करूँगा? 2,200 रुपये पे बाजार से लूँ और 2,000 रुपये में उसे बेचूँ तो मेरे को 200 रुपये का घाटा लगेगा, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं उठता। तो मैं क्या करूँगा? अपने ऑप्शन को वर्थलेस एक्सपायर होने दूंगा और उसको एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा। तो मेरा क्या मैक्सिमम लॉस है? जो स्टार्टिंग में मेरा प्रीमियम मेरे को पॉकेट से देना पड़ा है, यानी 50 रुपये। यानी मेरी स्ट्राइक प्राइस से अगर स्टॉक कहीं पे भी ऊपर बंद होता है और मैं पुट ऑप्शन का बायर हूँ तो मेरे मैक्सिमम नुकसान जो मैंने अप फ्रंट प्रीमियम दिया है वो है। लेकिन नीचे की तरफ कितना भी टूटता है तो मेरे को वो उतना प्रॉफिट मिलेगा। यानी मेरी स्ट्राइक प्राइस से वो जितना ज़्यादा नीचे जाके बंद होता है उतना रुपया मेरे को मिलेगा, माइनस मेरा अपफ्रंट प्रीमियम। यानी अगर 300 रुपये मेरे स्ट्राइक से नीचे बंद होता है तो 300 माइनस अपफ्रंट प्रीमियम जो कि 50 रुपये, तो मेरे को 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर 500 रुपये नीचे जाके बंद होता है तो 500 माइनस 50 जो कि मैंने अपफ्रंट प्रीमियम दिया तो 450 का होगा। यानी नीचे की तरफ मेरा अनलिमिटेड अनकैप्ड प्रॉफिट है और ऊपर की तरफ अगर बाजार जाता है TCS का तो मेरे मैक्सिमम रिस्क अपफ्रंट प्रीमियम जो मैंने 50 रुपये दिया है वो है। तो इस तरह से देखें हम। अब सेलर का एग्जैक्ट अपोजिट जो प्रोफाइल होगा बायर से वो कैसे होगा कि अगर नीचे स्टॉक जाता है तो बायर को क्या है? अनलिमिटेड फायदा हो सकता है, तो सेलर को अनलिमिटेड नुकसान होगा।
राइट। और ऊपर की तरफ क्या है, बायर को कोई फायदा नहीं है, उसका ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा और उसकी मैक्सिमम रिस्क है अपफ्रंट प्रीमियम 50 रुपये, यानी 50 रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम जो उसने दिया था वो लॉस होगा, तो इतना ही फायदा सेलर का हो जाएगा। यानी ऊपर की तरफ सेलर को जो प्रीमियम उसने अपफ्रंट लिया है और बायर ने दिया है, और किसकी पॉकेट में गया, सेलर की, ऊपर की तरफ टीसीएस जाता है इस एग्जांपल में, तो मैक्सिमम फायदा सेलर का टू द एक्सटेंट ऑफ अपफ्रंट प्रीमियम है, इससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। और नीचे की तरफ उसका अनकैप्ड है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि फिर एक आम भाषा में पूरी रिस्क कौन कंपनसेट कर रहा है और कौन उठा रहा है, जो ऑप्शन को सेल कर रहा है, क्योंकि उसको फ़ायदा एक लिमिटेड है लेकिन अनलिमिटेड उसे नुकसान लग सकता है। तो ये जो भी प्राइस पुट ऑप्शन की अब डिसाइड होगी वो सेलर के पर्सपेक्टिव से होगी, पूरी ऑप्शन थ्योरी सेलर के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि सेलर के एवज में बायर मज़े कर रहा है या सट्टा कर रहा है, या जो भी हम उसे कहें। अगर पैसे कमा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि सट्टा नहीं कर रहा, पर रिस्क जो है वो बॉर्न कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो पुट ऑप्शन है इसे क्या क्या चीज़ें फ़र्क डाल सकती है, ठीक है। तो इन्हें जनरली भाषा में ग्रीक्स कहते हैं, लेकिन हम इसे और सरल भाषा में समझेंगे कि अब हम सेलर की नज़र से देखते हैं। मान लीजिए अब इस एग्जांपल में हम सेलर हो गए, ऑप्शन के सेलर हो गए, तो ऑप्शन के सेलर होंगे और कोई मेरे पास आएगा यही टीसीएस का ऑप्शन बाय करना है। टीसीएस की प्राइस 2000 रुपये चल रही है और वो बोल रहा है कि भाई मेरे को 2000 का पुट ऑप्शन चाहिए, आप बेच रहे हो क्या। पहली बात तो बायर क्यों ले रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में टीसीएस टूटेगा, इसके लिए वो उसे लेना चाहता है। और वो ये सोच रहा है कि जब ये टूटेगा 1800-1700 आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको बाजार में नहीं बेच के क्या करूँगा, आलोक को बेच लूँगा, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। यानी पुट ऑप्शन का बायर जो है वो मंदी करना चाह रहा है। तो बट ऑब्वियस पुट ऑप्शन का जो सेलर होगा, हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि वो स्टॉक तेजी में है, तभी वो क्या करेगा, उसको बेचने में थोड़ी कंफर्ट फील करेगा। लेकिन बाजार का तो कुछ पता नहीं, कहीं पे भी जा सकता है। तो पुट ऑप्शन वाला क्या करेगा कि अपने को एक ऐसी प्राइस वो डिसाइड करेगा कि अगर वो रेगुलरली डे इन डे आउट इस ऑप्शन को बेचता है तो ओवरऑल उसका गेम क्या होता है, एक एज होना चाहिए, ओवरऑल उसे पुट सेलिंग में फ़ायदा होना चाहिए। तो वो प्राइस कैसे डिसाइड करेगा, तो वो प्राइस जो डिसाइड करेगा उसमें कई फैक्टर्स वो निकालेगा। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है टाइम। टाइम से क्या हमारा मतलब है, टाइम से यह मतलब है कि आप मान लीजिए कि जब मेरे पास ये टीसीएस का ऑप्शन बायर आया तो 10 दिन बाद वो बोला कि 10 दिन बाद मैं ये टीसीएस का जो ऑप्शन आपसे लूँगा इसको एक्सरसाइज या तो करूँगा या नहीं करूँगा। यानी उस ऑप्शन की जो एक्सपायरी में दिन बचे हुए थे वो 10 दिन थे, ठीक है। तो मैं ये सोचूंगा कि यार 10 दिन है और टीसीएस मेरे को तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसको मंदा लग रहा है, और 10 दिन में टीसीएस कितना रुपए टूट सकता है। मैं बोलूँगा कि यार ठीक है यार 10 दिन में टीसीएस 50 रुपये टूट जाएगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है 10 दिन में टीसीएस ज़्यादा नहीं टूट सकता, तो भाई ऐसा कर, तो मेरे को 60 रुपये दे दे, 60 रुपये दे दे और ये मैं तेरे को पुट ऑप्शन बेच देता हूँ। तो सेलर ने क्या देखा, सेलर ने देखा कि यार ये टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसने ये देखा कि ये टीसीएस कितना टूट सकता है, इस टीसीएस में कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है, टीसीएस कितना नीचे की तरफ जा सकता है। अब आप दूसरा एग्जांपल लो, यही सेम कंडीशन में वो बायर आता और वो बोलता कि इस ऑप्शन को हम 30 दिन के बाद एक्सपायर कराएंगे, तो मैं बोलूँगा यार अब तो 30 दिन है, अगर 10 दिन में टीसीएस 50 रुपये टूट सकता है, यानी 30 दिन में हो सकता है वो 150 टूटे। ये जस्ट एक मैं क्रूड कैलकुलेशन ले रहा हूँ। यानी अगर ऑप्शन के एक्सपायरी में ज़्यादा टाइम है तो सेलर ये देखेगा इस ऑप्शन के प्राइस में और ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, यानी वॉलेटिलिटी को या वो अपने रिस्क को डायरेक्टली लिंक करेगा टाइम टू एक्सपायरी से। यानी जितना ज़्यादा टाइम टू एक्सपायरी होगा वो उस ऑप्शन को उतना ही महंगा बेचेगा। पहले 10 दिन की एक्सपायरी का 50 रुपये बेच रहा है, तो अभी हो सकता है 100, 125 या 150 बेचे 30 दिन के ऑप्शन की एक्सपायरी को। तो पहला फैक्टर इसे हम कहते हैं टाइम। और इस टाइम को जो ग्रीक में नापते हैं, इस टाइम के क्या इफेक्ट बोलते हैं, वो अंग्रेजों की भाषा में हम उसे बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो थीटा हमने ये समझ लिया कि टाइम का जो फर्क होगा उस ऑप्शन के प्राइस में, टाइम कैसे उस पर इम्पैक्ट डालेगा, उसको हम एक वर्ड से कैप्चर करेंगे, थीटा से, ठीक है। अब दूसरा
उस पर क्या फ़र्क डालेगा? बाज़ार की वॉलेटिलिटी। बाज़ार की वॉलेटिलिटी, मान लेते हैं ऑप्शन जब मेरे पास बायर आया उस समय पिछले 20 दिनों से पूरा जनरल मार्केट ही केवल 50 पॉइंट ऊपर बढ़ता था और 50 पॉइंट नीचे बढ़ता था, या हम मान लेते हैं आधा % ऊपर बढ़ता था और आधा % नीचे जाता था। और पर्टिकुलर टीसीएस वो भी क्या करता था, 20 रुपये ऊपर या 20 रुपये नीचे जाता था, यानी 10 पैसे या तो ऊपर चले जाता था या 10 पैसे, वो 10 पैसे नहीं, अगर 2000 रुपये का स्टॉक है तो 1% ऊपर चले जाता था या 1% नीचे। यही पूरे बाजार के पिछले 20 दिनों से गणित थी। तो हम इसे बोलते हैं वॉलेटिलिटी, यानी कितना बाजार ऊपर या नीचे किस रेंज में रहा है, तो हम उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। तो अब जब ये ऑप्शन का बायर मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा कि यार ठीक है, टीसीएस का जो स्टॉक है वो 1% ऊपर या नीचे रहा है, 20 रुपये ऊपर या नीचे जाता है और ये मेरे से ले रहा है, तो आने वाले 20-25 दिनों में भी क्या होगा कि यही होगा, 20 रुपये ऊपर या 20 रुपये नीचे। तो सपोज कर लो कि वो मेरे से 30 दिन का ऑप्शन मेरे से बाय करना चाह रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है 20 दिनों में तो 20 रहा है, मैं 30 रुपये ले लेता हूँ 30 दिन के, तो मैं घाटे में नहीं रहूँगा। तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि भाई 30 रुपये में मैं आपको ऑप्शन बेच रहा हूँ, फर्स्ट केस। अब मान लो कि दूसरा केस, जब ये ऑप्शन बायर मेरे पास आया उस समय पिछले 20 दिनों में टीसीएस या तो 200 रुपये ऊपर जाता था या 200 रुपये नीचे जाता था, ये उसकी चाल थी, यानी 10% या तो ऊपर हो जाता था या 10% नीचे हो जाता था। अब ऐसे समय में, और बाजार भी ऐसा था, निफ्टी भी 5% ऊपर या 5% नीचे घूम रही थी, तो बाजार में यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बाजार के पिछले 20 दिनों की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे के मूवमेंट्स थे। तो इस मूवमेंट में अगर वो बायर में से लेने आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, यार टीसीएस पिछले 30 दिनों में 200 रुपये ऊपर और 200 रुपये नीचे जाता है, और मैं और ज़्यादा घबरा जाऊँगा, यार 200 तो हिस्टोरिकल में ही गया है और पता नहीं 50-100 रुपये और ऊपर नीचे हो जाए, तो मैं पूरे नीचे की जो मेरी रिस्क है उसको पूरा कवर करना चाहूँगा मैक्सिमम। तो मैं उसे बोलूँगा भाई ऐसा कर, तू मेरे को 250 रुपये इसके मैं बेचूँगा। तो आप देखो कितना फ़र्क आ गया, जो पहले वॉलेटिलिटी एकदम डाउन थी, बाज़ार 1% की रेंज में था, टीसीएस 20 रुपये ऊपर नीचे की रेंज में था, मैंने उसे 30 रुपये में बेच दिया। और अब जब वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई, टीसीएस 200 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसी ऑप्शन का मैं 250 रुपये में बेच रहा हूँ। मैं वही सेलर हूँ जो पहले 30 में बेच रहा था, अब 250 में बेच रहा हूँ। यानी दूसरा फैक्टर जो मेरे ऑप्शन प्रीमियम को डिसाइड करने में सेलर की मदद करेगा वो है वॉलेटिलिटी। ठीक है, इस वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट हम ऑप्शन प्राइसिंग में जो मेजर करते हैं उसे अंग्रेजों की भाषा में क्या बोलते हैं, वेगा। ठीक है, तो दो फैक्टर हमने समझ लिए, एक हो गया थीटा और एक हो गया वेगा। ठीक है, अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर उसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो इस हम डेल्टा को और समझते हैं हमारी इसी भाषा में। मान लीजिए कि ये ऑप्शन बायर मेरे पास जब आया, ठीक है, तो टीसीएस का भाव 2000 रुपये चल रहा था। ठीक है, और इसने मेरे को बोला कि मेरे को 1800 रुपये का ऑप्शन 30 दिनों का आप बेच दो। तो मैंने बोला 1800 रुपये का, यानी स्ट्राइक 1800 रुपये है, यानी एज ए सेलर अगर 1800 रुपये के नीचे बंद होगा तो ये मेरे को घाटा देगा। ठीक है, तो मैं सोचूंगा 1800 रुपये तो अभी क्या है, 2000 रुपये तो स्टॉक चल रहा है, और 200 रुपये तो टीसीएस की टूटने की गुंजाइश कम है, क्योंकि नॉर्मली जो हमने देखा पिछले 30 दिनों में मान लेते हैं कि 30 रुपये ऊपर नीचे होता था स्टॉक, तो वो बोलेगा कि यार नहीं यार ये तो 200 रुपये तो बहुत दूर है, आमतौर पे तो 30 दिन में ये 30-40 रुपये ही ऊपर नीचे होता है। तो ये एक संभावना, ये प्रोबेबिलिटी कि 1800 से नीचे जाके बंद होगा एक्सपायरी पे, इसकी प्रोबेबिलिटी वो बोलेगा बहुत ज़्यादा कम है। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है यार मैं तेरे को ऐसा करता हूँ 10 रुपये में ये ऑप्शन बेच देता हूँ। अब दूसरा केस आप लेके आओ, अब वो बोल रहा है कि मेरे को 1500 रुपये का ऑप्शन दे दो आप 30 दिनों का। तो मैं बोलूँगा कि यार ठीक है 1500, तो ये और भी संभावना कम है, जब मैं 1800 रुपये का ऑप्शन 10 में बेच रहा हूँ तो 1500 का मैं 5 रुपये में ही बेच दूंगा उसको। ठीक है, अब तीसरा केस लेके आओ, वो ये बोल रहा है कि मेरे को 1900 रुपये का ऑप्शन दो, कितने में, 30 दिन के आगे का। तो मैं बोलूँगा यार 1900 रुपये की संभावना तो थोड़ी बहुत, तो फिर भी प्रोबेबिलिटी 1800 से ज़्यादा है। 1800 का मैंने 10 रुपये में दिया था, तो 1900 रुपये आ जाए उसकी संभावना 1800 से तो ज़्यादा है, यानी मेरी रिस्क उससे ज़्यादा है। तो वहाँ अगर मैंने 10 रुपये लिए तो यहाँ ज़्यादा तो बनते हैं, तो वो अपनी कुछ कैलकुलेशन लगाएगा और हो सकता है 15-16 रुपये में वो उसको दे दे। अब एक और केस ले लो, स्टॉक वो बोलता है मेरे को तो भाई 2000 रुपये का ही ऑप्शन दे दे तू,
मेरे को 2,000 रुपये का ही ऑप्शन दे दे। अब इस 2,000 रुपये की ऑप्शन की गणित लगाना एक ट्रेडिशनल वे में बहुत आसान है सेलर के लिए। वो बोलेगा कि 50-50% चांस है अगर TCS में मेमोरी नहीं है, ठीक है। अगर TCS में मेमोरी नहीं है, उसे पता नहीं कि मैं पिछले दिनों फटा था ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हम मान लेते हैं ये कॉइन टॉस का एग्जांपल है, हेड और टेल आने की संभावना बराबर है, तो बोलेगा यार 50% चांस है या तो TCS यहाँ से ऊपर जाएगा और 50% चांस है यहाँ से TCS नीचे जाएगा। यानी मेरी रिस्क जो मैं मान रहा था 1900 1800 और उनमें उनसे यहाँ पे वो बोलेगा यार रिस्क ज़्यादा है। तो इससे एक चीज़ और हमें समझ में आती है कि जब वो 2000 के ऑप्शन की इन द मनी जाने की यानी स्ट्राइक से नीचे जाने की 50% संभावना वो मान रहा है, तो 1800 से नीचे जाने की 50% से कम होगी, मान लेते हैं 30% होगी, और 1500 से नीचे जाने की हो सकता है 15% ही हो, ठीक है। तो एट द मनी का जो ऑप्शन होता है उसके नीचे प्राइस जाए, उसको ट्रेडिशनली वे में हम मानते हैं कि 50% उसकी संभावना है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि इसमें तो मेरी 1900 से भी ज़्यादा रिस्क है और अब मैं क्या करता हूँ, इसको 50 रुपये में ऑप्शन को मैं बेचूंगा। तो उसने बोला 50 रुपये में उसको ये ऑप्शन को बेचा। तो इसमें आपने क्या देखा कि जहाँ पे अंडरलाइंग है और जहाँ की स्ट्राइक का डिफरेंस है उसके रिलेटिव में वो अपने भाव को बोल रहा है, ठीक है। अगर स्टॉक 2000 चल रहा है तो 1800 के भाव अलग है स्ट्राइक के, 1900 की स्ट्राइक के अलग है, 2000 के अलग है। वो देख रहा है कि उसकी संभावना कितनी है कि वो लॉस में रहे को दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं कि एक्सपायरी पे उसके भाव स्ट्राइक से नीचे हो, और भाषा में क्या बोल सकते हैं कि वो ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो जाए। तो वो उसकी जो संभावना लगाएगा, तो एट द मनी के ऑप्शन की क्या संभावना लगाई उसने 0.5, यानी उसका डेल्टा 0.5 है। तो उसका डेल्टा 0.5 है, तो 1800 के ऑप्शन का डेल्टा कितना होगा, और कम होगा, हम मान लेते हैं 0.3। यानी डेल्टा से वो अपने रिस्क को मेजर कर रहा है कि क्या संभावना है मेरी डाउनसाइड रिस्क की, तो इसको डेल्टा कैप्चर करता है। तो डेल्टा का एक मतलब ये भी होता है कि क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो। अगर मेरे पास 1800 रुपये का ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, और मैं किसी साइट पे या NSE पे जहाँ पे उसका डेल्टा मिल रहा है और डेल्टा जाके देखता हूँ और आप देखते हैं कि उसका डेल्टा 0.20 है, यानी 20% संभावना बाजार ये मान रहा है कि एक्सपायरी पे TCS 1800 से नीचे जाके बंद होगा। यानी डेल्टा से वो अपनी डायरेक्शनल रिस्क को मेजर करता है। सेलर ऑफ द ऑप्शन ये देखता है कि मेरी डायरेक्शनल रिस्क क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑप्शन, मेरा पुट ऑप्शन मैं सेल कर रहा हूं तो नीचे जाके बंद हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी डायरेक्शनल रिस्क रहेगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वो ये मानेगा उसकी डायरेक्शनल रिस्क है, उतना ज़्यादा वो प्रीमियम लेगा, ठीक है। 1800 में उसकी डायरेक्शनल रिस्क केवल 0.20 थी, हम मान लेते हैं, और एट द मनी के ऑप्शन में उसकी रिस्क 0.50 रहेगी, तो वो उसमें पैसे ज़्यादा लेगा। तो डेल्टा डायरेक्शनल रिस्क बताता है पुट ऑप्शन के सेलर को, और इसको भी वो फैक्टर इन करेगा अपने प्राइस में, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है जो कि डेल्टा पे रिलेटेड है, ठीक है। वो क्या है कि मान लीजिए कि 1800 का डेल्टा का जो डेल्टा है वो 0.30 पैसे चल रहा था और ऑप्शन बायर आया 30 दिन के बाद की एक्सपायरी का, वो मेरे से ऑप्शन लेना चाह रहा है, जबकि अंडरलाइंग 2000 रुपये चल रहा है। तो अभी इसका डेल्टा कितना है, 30 पैसे, क्योंकि स्टॉक 2000 चल रहा है और 2000 से 1800 आने की संभावना को डेल्टा नाप रहा है, और वो संभावना कितनी है, 30 पैसे संभावना है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट डे ही जब ये सौदा हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही TCS टूट के 1900 रुपये आ गया, तो क्या अब उसकी 1800 जाने की संभावना 30 पैसे ही रहेगी? नहीं, उसकी 1800 जाने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसका डेल्टा हो सकता है 0.40 हो जाए। हम एक और केस ले लेते हैं, मान लेते हैं अगले दिन TCS टूट के 1800 रुपये आ गया, ऑप्शन कितने का था, 1800, यानी अब तो हमारा वो आइडियल केस आ गया कि 50% चांस है ये नीचे जाएगा, 50% चांस है ये ऊपर जाएगा, यानी इसका डेल्टा कितना हो गया, 0.5। यानी जो पहले डेल्टा मेरा 30 पैसे था वो अब 50 पैसे हो गया, यानी अंडरलाइंग के मूवमेंट के कारण
स्ट्राइक का जो मेरा ऑप्शन है, कोई भी स्ट्राइक का जो डेल्टा है, कोई भी ऑप्शन का जो डेल्टा है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। तो ये जो डेल्टा मेरा चेंज होता है उसको जो मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गामा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी वो फैक्टर इन करता है। तो डेल्टा सेलर को उसकी डायरेक्शनल रिस्क बताता है और गामा सेलर को ये बताता है कि वो डायरेक्शनल रिस्क कितनी जल्दी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को वो कंसिडर करेगा। इस डेल्टा का एक मीनिंग हम और ले लेते हैं। डेल्टा का एक मीनिंग ये और होता है कि 1 रुपये से अगर अंडरलाइन का मूवमेंट होगा तो कॉल ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू या पुट ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू या जो भी ऑप्शन हम कर रहे हैं जिसका वो डेल्टा है वो ऑप्शन में कितना चेंज आएगा। मान लेते हैं कि 2000 का स्टॉक 1 रुपये टूट गया। ठीक है, और ये जो मेरे पास 1800 का डेल्टा 1800 का पुट ऑप्शन है, इसकी प्राइस जो कि 10 रुपये थी वो 1 रुपये जैसे ही टूटा ये 10 रुपये 10 पैसे हो गई। यानी स्टॉक के 1 रुपये टूटने से मेरे 10 पैसे का भाव डेल्टा मेरे ऑप्शन का बढ़ गया। जो कि मेरा ऑप्शन पहले 10 रुपये था वो 10 रुपये 10 पैसा हो गया, तो इसका डेल्टा कितना हो जाएगा, 10 पैसे। लेकिन हमने देखा कि हमारा स्टॉक का डेल्टा कितना है, 30 पैसे। तो ये डेल्टा हमें ये भी बता रहा है कि कल को अगर TCS 1 रुपये टूट जाता है अभी तुरंत, तो मेरा जो 10 रुपये का बाय किया हुआ ऑप्शन है और सेलर का 10 रुपये का बेचा हुआ ऑप्शन है, उसके भाव कितने हो जाएंगे, 10 रुपये 30 पैसे हो जाएंगे। यानी 1 रुपये के मूवमेंट से अपने स्टॉक के प्रीमियम में कितना फ़र्क आता है वो डेल्टा बताता है। अब जब स्टॉक टूटेगा और ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, मान लीजिए स्टॉक इतना टूट गया कि वो जो 10 रुपये का ऑप्शन था वो 15 रुपये हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे नीचे टूटता जा रहा है इसका ऑप्शन का डेल्टा बढ़ता जा रहा है। जो पहले 0.30 था वो 0.40 हो गया, 0.45 हो गया और ऑप्शन धीरे धीरे पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जब ये 15 रुपये 10 का हो गया तो ऑप्शन सेलर की रिस्क है। क्यों रिस्क है, क्योंकि उसने बेचा था 10 रुपये में, अभी वो बाजार से उठाएगा तो उसे 15 रुपये में 5 रुपये का उसको नुकसान लगेगा। यानी नीचे की डायरेक्शन का रिस्क जो है उसे वो डेल्टा बता रहा है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब उसने ये ऑप्शन बेचा था, जब डेल्टा 30 पैसे था, तो वो ये बता रहा था कि हर 1 रुपये के मोमेंट से ऑप्शन सेलर को 30 पैसे का नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे जाता है ये डेल्टा भी चेंज होता रहता है। तो पहले हो सकता है कि पहले 1 रुपये के लिए वो 30 पैसे टूटे और दूसरे 1 रुपये के लिए वो 35 पैसे टूटे। तो इस तरह से उसे डेल्टा भी देखना पड़ेगा और गामा भी देखना पड़ेगा। तो हमने मोटा मोटी ये समझ लिया कि ऑप्शंस में कैसे उसकी प्राइसिंग होती है और कौन से फैक्टर सेलर देखता है, इन सब को कंसीडर करके वो बनाएगा। एक फैक्टर और होता है इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट भी प्रभावित करती हैं ऑप्शंस की प्राइसिंग को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती क्योंकि आमतौर पे इंटरेस्ट रेट इतनी रेडिकली चेंज नहीं होती और उसको जो मेजर करता है ग्रीक उसे कहते हैं रो। ठीक है, तो हमारे लिए जो अभी इम्पोर्टेंट बात वो ये निकल के आई है कि पुट ऑप्शन का बायर के पास राइट होता है, पुट ऑप्शन के सेलर का ऑब्लिगेशन होता है। पुट ऑप्शन का जो बायर होता है अगर स्टॉक स्ट्राइक से नीचे जाता है तो अनकैप्ड प्रॉफिट है और सेलर का अनकैप्ड लॉस है। अगर स्ट्राइक से ऊपर रहता है पुट ऑप्शन अंडरलाइन का प्राइस तो बायर का क्या है, लिमिटेड लॉस है और सेलर का लिमिटेड प्रॉफिट है। अब सेलर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो वो अलग अलग चीज़ों से नापेगा कि उसकी रिस्क क्या है। तो वो जो जिस चीज़ से नापेगा, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले वो टाइम से देखेगा। तो टाइम को जो मेजर करता है उसे कहते हैं थीटा। फिर वो देखेगा बाजार की और अंडरलाइन की वॉलेटिलिटी के हैं, उसे हम कहेंगे वेगा। फिर वो देखेगा कि उसकी डायरेक्शनल रिस्क क्या है, क्या संभावना है कि इसकी प्राइस टूट सकती है, तो उसे जो मेजर करेगा डेल्टा। और क्या संभावना है कि जब प्राइस टूटेगी तो ये डेल्टा चेंज होगा, उसे हम कहेंगे गामा। ठीक है, इन सब को वो लेके अपने रिस्क को करेगा। तो रिस्क को मेजर करेगा और अकॉर्डिंगली अपने रिस्क को मेजर करके वो क्या करेगा, ऑप्शन के भाव तय करेगा। ठीक है, इन सब फैक्टर्स को लेके अगर हम एक फॉर्मूले में डालते हैं जो ब्लैक-स्कॉल्स ने डेवलप किया था, तो हम क्या कहेंगे,
हमारी वो आउटपुट में एक हमें ऑप्शन की प्राइस देगा जो कि आमतौर पे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी मैं अगर उस ब्लैक-स्कॉल्स फॉर्मूले को उस रोबोट को ये बताऊंगा कि भैया मेरा डेल्टा इतना है, मेरा थीटा इतना है, मेरा वेगा इतना है, वो सारी चीज़ें उसे बता दूंगा, तो वो क्या है, मेरे को ऑप्शन की प्राइस बताएगा कि भैया ये ऑप्शन की प्राइस मैं आपको ये ऑप्शन सेल करना चाहिए। ये क्या है, ये फॉर्मूला ब्लैक-स्कॉल्स ने दिया था। हो सकता है आप अपना कोई फॉर्मूला बना दो कि भैया नहीं, मैं तो थीटा डेल्टा मेरा इतना है और मैं तो इनको इस तरह से रिलेट करूँगा। आप सिंपल बोल सकते हो कि नहीं यार, मेरा तो अगर लेट्स से कि 2000 रुपये का स्टॉक है और 2000 रुपये ही का पुट ऑप्शन है, तो मैं तो भैया स्टॉक मैंने देखा पिछले 30 दिनों में 3% नीचे की चाल चलता है, तो मैं तो 6% प्रीमियम लूँगा, यानी मैं तो और 3% ऊपर का लूँगा। ये आपकी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको बायर मिलना चाहिए। ठीक है, बायर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आम तौर पे सारे ट्रेडर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो, इसके लिए ब्लैक-स्कॉल्स का मेथड यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने से आपको ये पता चला होगा कि ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होते हैं और उनकी रिस्क क्या होती है और उनकी रिस्क को कैसे मेजर करके हम उसके प्राइस को तय कर सकते हैं। धन्यवाद।